एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.4 ऑफ क्लास 8। क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। सो इन प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. ये हमारे काम की चीज़ है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शेप में प्लॉट है। चलो एक प्लॉट बना लेते हैं। यहाँ पे हम स्कूल की बिल्डिंग बनाने वाले हैं और इसकी हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है। दीज आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। तो हम लेंथ और ब्रेथ, जब भी हमें रेशियो गिवन होंगे तो हम लेंथ क्या मान लेंगे 11x और ब्रेथ मान लेंगे 4x। फर्दर इंफॉर्मेशन रीड करते हैं क्या है। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। ओके, 100 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग है। चलो फिर लेंथ और ब्रेथ मीटर में ही कंसीडर कर लेते हैं हम लोग भी। इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। प्लॉट को फेंस करने में 75,000 लगेंगे एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। 1 मीटर का कॉस्ट 100 रुपीज है। सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्लॉट। प्लॉट की डायमेंशंस पूछी हैं। तो बच्चों, जब हम बाउंड्री, ये जो फेंसिंग करेंगे, तो फेंसिंग हमेशा कहाँ पे होती है? फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे होती है, ठीक है। बाउंड्री को कुछ वायरिंग लगा के या कैसे भी करके चारों तरफ बाउंड्री बनाई जा रही है, ठीक है। अब रेट भी हमें दिया हुआ है 100 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग है। टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने जो ये लेंथ और ब्रेथ मानी है, इनके अकॉर्डिंग हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट पेरीमीटर। बाउंड्री कितनी हो जाएगी? 2l + b, यू नो द फॉर्मूला वेरी वेल। 2l और b हो जाएंगे 11x एंड 4x। नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। What will be the cost of fencing according to given rate and this perimeter? ये टोटल बाउंड्री का लेंथ आ गया आपके पास 30x. This is total length of the boundary. So cost of fencing, that will be 100 multiplied by 30x. As this is 30x meter. So cost of fencing 1 meter. 1 meter बाउंड्री फेंस करने का कॉस्ट 100 मीटर है। So 30x मीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इसको फेंस करने का टोटल कॉस्ट हो जाएगा 100 × 30x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट जो हमें गिवन है दैट इज 75,000। सो 3000x इज इक्वल्स टू 75,000, ठीक है। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ, व्हाट आर द डायमेंशंस, लेंथ ब्रेथ दोनों आप लोग आंसर कर देंगे। Now let's say question number 7. In this question, this man Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him ₹50 per meter. ये 50 पर मीटर हसन को कॉस्ट पड़ता है, तो इट मीन्स दिस इज CP, है ना। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कोस्ट हिम 90 पर मीटर, तो ये ट्राउजर मटेरियल का CP हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस टाइप क्वेश्चन लग रहा है मुझे। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। मतलब एक पेयर जो बनेगा शर्ट और ट्राउजर का, उसके लिए अगर वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदता है तो कंपैरेटिव 2 मीटर वहां पे ट्राउजर मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरह से रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल, जो रेशियो है वो रेशियो आ जाता है 3:2। 3:2 का रेशियो आ जाता है, ठीक है। मतलब 3 मीटर 2 मीटर। और अगर शर्ट मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझे, अगर उसने शर्ट मटेरियल 30 मीटर लिया तो ट्राउजर मटेरियल 20 मीटर लेना पड़ेगा। यही रेशियो रहेगा शर्ट और ट्राउजर का, ठीक है। शर्ट के लिए अगर वो 300 मीटर क्लॉथ ऑर्डर कर रहा है तो ट्राउजर के लिए 200 मीटर करेगा। इसी प्रपोर्शन में कम ज्यादा शर्ट और ट्राउजर मटेरियल वो खरीद रहा है, ओके। और उसकी कॉस्ट भी इन्होंने दी हुई है।
तो रेशियो वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना है, लेट शर्ट मटेरियल परचेज्ड, तो उसने शर्ट मटेरियल खरीदा है। रेशियो क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको 3x मान लेंगे, हमें नहीं पता 3 को किससे मल्टीप्लाई है, तो 3x मीटर उसने क्लॉथ खरीदा है शर्ट के लिए। सो ट्राउजर मटेरियल कितना परचेज करेगा वो, अकॉर्डिंगली 2x मीटर। सीपी ऑफ शर्ट मटेरियल, अब मैं शर्ट में लिख रही हूँ शर्ट मटेरियल, सीपी ऑफ शर्ट मटेरियल 3x मीटर खरीदा है उसने, और उसका जो कॉस्ट उसको पड़ा है शर्ट मटेरियल वॉज दिस 50 रुपीज पर मीटर, तो इंटू 50 रुपीज, इतने रुपए में तो शर्ट उसने खरीदा है। टोटल कपड़ा जो खरीदा है 150x रुपीज। ओके, एंड सीपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल वो हो जाएगा 2x इंटू ट्राउजर मटेरियल 90 के अकॉर्डिंग आया है, इंटू 90 कर देंगे, दैट इज 180x रुपीज। आगे कहते हैं ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, मतलब शर्ट मटेरियल को 12% पे सेल किया, ट्राउजर को 10% पे सेल किया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आप लोग कैसे निकालेंगे, दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो शर्ट मटेरियल का ही सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं। ओके, शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस, तो वो हो जाएगा सीपी दैट इज 150x प्लस प्रॉफिट ऐड कर दें इसमें हम, प्रॉफिट हो जाएगा 12% ऑफ इसी का सीपी कितना है 150। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, ट्राउजर मटेरियल का सीपी लिखिए और उसमें जो प्रॉफिट है 10% ऑफ 150, सीपी का ही तो निकालेंगे, तो सॉरी 180, तो उसका प्रॉफिट हम उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, साइड में लिख भी लेते हैं, जो सेलिंग प्राइस होता है वो कितना होता है, सीपी प्लस गेन या प्रॉफिट, आप जो भी लिखें उसको। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो दोनों मटेरियल का सीपी हमारे पास आ गया है, दोनों मटेरियल का एसपी हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन में क्या कहा है, हिज टोटल सेल इज 3600, हिज टोटल सेल इज 36,600, ये टोटल सेल है, मतलब सेलिंग प्राइस टोटल इतना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आपने सेलिंग प्राइस निकाला है वो आप लिख दीजिए। सो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सेल मतलब टोटल सेलिंग प्राइस दैट इज 36,600। ठीक है, तो शर्ट मटेरियल का सेल इतने रुपीज का हुआ था, 150 प्लस 12 अपॉन 100, सिंप्लीफाई भी करना शुरू कर देते हैं, इंटू 150x भी आएगा, 150x का ही तो निकालेंगे हम, सीपी का ही तो 12% निकाल रहे हैं, प्लस यहाँ पे छूट गया ट्राउजर मटेरियल के लिए हो जाएगा, ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस 180x प्लस 10% ऑफ 180x, और टोटल सेल है 36,600। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना है बस, ये आ जाता है हमारे पास 150x प्लस 5 से कट करेंगे इसको, 5 2 10, 5 3 18 आ जाएगा। फर्दर दिस इज 180x प्लस these 2 0 will cancel out, this is also 18x, तो दोनों पे प्रॉफिट उसको सेम हो रहा है, 18x प्रॉफिट है, यहाँ पे 18x प्रॉफिट है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3600। So further simple calculation, now you can solve this linear equation, I think. So don't forget to write your answer in comment section. Let's see the next question, question number 8 of the exercise. Half of the herd of deer are grazing in the field. मतलब एक herd है और वहां पे कुछ deers हैं, तो यही नंबर कंसीडर कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड इज इक्वल्स टू x, लेट किया है हमने ये। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा है
वैसा वैसा करते जाइए। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कुछ डियर कुछ लोग आई वॉज अबाउट टू से कुछ लोग फील्ड में घास खा रहे हैं, नहीं, कुछ डियर, few deers are grazing in the field. Okay, तो grazing in field में कितने डियर घास खा रहे हैं? They are grazing in the field. Half of the deer, जितने डियर हैं उनमें से हाफ तो जो हैं, ओके, दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। एंड 3/4 मतलब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम है रिमेनिंग कितने हैं। नाउ रिमेनिंग हाफ आर ग्रेजिंग, इसका मतलब हाफ आर रिमेनिंग, आधे घास खा रहे हैं तो आधे रिमेनिंग हो गए, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग 3/4 ऑफ रिमेनिंग, ओके, 3/4 ऑफ x/2। ये क्या कर रहे हैं? ओके, दे आर प्लेइंग, ये खेल रहे हैं। आई डोंट नो कौन सा गेम खेल रहे हैं, डियर्स, हाँ। तो ये जो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग है, दे आर प्लेइंग। डियर कौन सा गेम खेलेंगे पता नहीं भाई, दे आर प्लेइंग, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या कहते हैं, इतने डियर घास खा रहे हैं, इतने लोग खेल रहे हैं, इतने डियर खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। रेस्ट 9, द रिमेनिंग 9, अब जो डियर्स बचे हैं 9 डियर्स बचे हैं ठीक है। तो रिमेनिंग, अब हम रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? ऑलरेडी x/2 बचे थे, उसमें से x/2 में से ये खेल रहे हैं, दीज आर प्लेइंग, सो फर्दर रिमेनिंग अब जो बचे हैं वो कितने होंगे। तो अब जो फाइनली डियर्स बचे हैं वो कितने बचे हैं वो हम कैसे निकालेंगे। देखो टोटल डियर्स हमने स्टार्टिंग में माने थे x, ठीक है। अब उसमें से x/2 ग्रेजिंग, ये घास खा रहे हैं, देन कितने खेल रहे हैं, हाउ मेनी आर प्लेइंग, दैट इज 3/4 ऑफ, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं इसको, ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आएगा, ओके। अब टोटल, उसमें से घास खाने वाले माइनस कर दिए, खेलने वाले भी माइनस कर दिए। नाउ दीज आर द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितने, क्वेश्चन में कहा है रिमेनिंग 9, दीज आर ड्रिंकिंग वाटर, ये ड्रिंकिंग वाटर वाले हैं, ठीक है, दीज आर ड्रिंकिंग वाटर डियर्स, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 9। सो नाउ इट्स सिंपल लीनियर इक्वेशन। So x/1 you can write so that we can take LCM. Finally this is x minus x/2 minus 3x/8 is equals to 9, and then take out LCM, and further calculation I am leaving for you. Take out LCM, simplify and tell us your answer also, ठीक है। जो भी आपका आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस क्वेश्चन अ ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. So there is a granddaughter. So in such type of questions, whatever is written in the end of the sentence, like granddaughter, so you just consider her age. Let age of granddaughter, so मान लेते हैं age of granddaughter be x years. So what will be the age of grandfather? According to this statement, age of grandfather, दादाजी कितने हो जाएंगे, grandfather is 10 times, मतलब multiply by 10, ठीक है। तो grandfather की age हो जाएगी 10 times of x years, ओके। फर्दर इसी क्वेश्चन में लिखा है ही इज ऑल्सो, मतलब ग्रैंडफादर के बारे में बात हो रही है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर, वो 54 साल बड़े हैं देन हर, ओके। तो सेकेंड स्टेटमेंट में अभी ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर की बात हो रही है, तो ग्रैंडफादर जो है वो 54 ईयर्स बड़े हैं,
ही इज एल्डर, ओके, और हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना चाह रहे हैं। वी वॉन्ट टू राइट दीज टू थिंग्स इक्वल, दोनों को हम इक्वल लिखना चाह रहे हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, ग्रैंडफादर की एज आप समझ सकते हैं ऑलरेडी ज़्यादा है, ये पहले से एक बड़ा नंबर लिखा हुआ है ना। तो इक्वल करने के लिए हमें जो डॉटर है उसको 54 ईयर्स प्लस कर देना चाहिए, ठीक है। तो ग्रैंडफादर दैट इज 10x इज इक्वल्स टू x प्लस 54। ग्रैंडफादर की एज ऑलरेडी ज़्यादा है, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ही इज मीन्स ग्रैंडफादर इज मतलब इज इक्वल टू 54 ईयर ओल्डर मतलब प्लस 54 देन ग्रैंड डॉटर। तो इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर सिंपली इजीली आप लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की एजेस निकालनी है, बी केयरफुल, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की निकालनी है, ओके। लेट्स सी द 10th क्वेश्चन। Aman's age is 3 times. Let's say it's 10th question. It is also same as of age, father, son, like something. So Aman's age, यहाँ पे अमन के बारे में बात हो रही है। Aman's age is 3 times his son age. So बच्चों यहाँ पे जो भी लास्ट स्टेटमेंट, जो भी लास्ट टर्म लिखा होगा, so better you consider this thing. Let age of son be x years. Then easily you will be able to write the अनदर टर्म, देन अमन्स एज। अब अमन का एज इसी से कोरिलेट हो जाएगा, अमन्स एज इज 3 times द सन, 3 times द सन एज। सन को हमने कितना माना है, एक्स माना है, तो अमन की एज आ जाती है 3x ईयर्स। आगे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 10 years ago, 10 साल पहले, 10 years ago, 10 साल पहले की बात हो रही है। तो 10 साल पहले सन की एज क्या हो जाएगी, दोनों ही लिख लेते हैं, x माइनस 10, और अमन की एज हो जाएगी दैट विल बी 3x माइनस 10। 10 साल पहले दोनों की एज 10-10 साल कम कर देते हैं। और क्वेश्चन में क्या कहा है, ही वॉज मतलब अमन, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अमन है, अमन की एज बेटे से 3 times है, और अमन 10 years ago, 10 साल पहले, अमन वॉज 5 times his son's age। तो अमन की जो एज थी, यहीं से स्टेटमेंट बनाइए, अमन वॉज 5 times his son age, ठीक है। तो अमन हो गया 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5, और सन हो गया x माइनस 10। नाउ सिंपली यू कैन सिंपली सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन, ओके। और फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों का एज आपको आंसर करना है, सन का प्रेजेंट एज आंसर करना है और अमन का भी करना है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी, क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस। सो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर फर्दर क्वेश्चंस, फर्दर कॉन्सेप्ट्स, वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स ईजी।